चलिए आज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में जो है जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, उसी से संबंधित जो है एमसीक्यू आज देखेंगे हम लोग। और ये एमसीक्यू का हमको लगता है सेकेंड लास्ट क्लास होगा। एक और क्लास के बाद जो है ना कंप्लीट एमसीक्यू जो है हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो सारा एमसीक्यू जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद थ्योरी पार्ट आ जाएगा। और वैसे भी पूजा है तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब भी रहेगा, लेकिन पूजा के बाद फिर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है पिछले क्लास में देख चुके हैं, और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 15 क्वेश्चन है जो आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल चीज़ को भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, जिसमें कहता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना है यह कब हुई थी। ठीक है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो ये जो है हम लोग पढ़े थे हमारा नेशनल लाइब्रेरी का हिस्ट्री, कि कैसे हमारा नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत होती है। तो नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत ही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से ही होती है, और यहीं से आगे चलकर जो है यह इम्पीरियल लाइब्रेरी बनता है, फिर इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बनता है, और लास्ट में जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 31st क्वेश्चन जो है यह है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। ये ईयर है, एक फिगर डेटा है, इसलिए सीधा इसको याद करना है 1836। एक सेकेंड, कौन ज्वाइन किया? ठीक है, 1836 जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत जो है किनके द्वारा की जाती है, तो ये है लॉर्ड मेडकॉफ। ठीक है, लॉर्ड मेडकॉफ के द्वारा जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत की जाती है। और ये कौन होते हैं? उस समय के वायसराय रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली उस समय जब अंग्रेज शासन कर रहा था, तो उस समय वायसराय ही जो होता था वो उस एरिया पे, उस टेरिटोरी पे जो है शासन का जो है हेड माना जाता था। तो लॉर्ड मेडकॉफ जो है वो तत्कालीन वायसराय हैं, और इनके द्वारा ही जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत की जाती है। और ये मेडकॉफ जो है ये वायसराय हैं, और इनके द्वारा जो शुरुआत की जाती है जिस भवन में, उस भवन का भी नाम है मेडकॉफ हॉल। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे उस भवन का नाम है मेडकॉफ हॉल। और ये मेडकॉफ हॉल जो है ये कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा नेशनल लाइब्रेरी का जो शुरुआत है ना, जो शुरुआत हुआ है वो एक कॉलेज का जो है हॉल में जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से होता है। और कब होता है, तो 1836 में। कब होता है? 1836 में। 1836 में हमारे नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत यानी नींव रखी जाती है मेडकॉफ हॉल में, और के द्वारा, तो लॉर्ड मेडकॉफ के द्वारा। और इस नाम से, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हम लोग समझ गए हैं। एक बार क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत किनके द्वारा की गई, तो लॉर्ड मेडकॉफ के द्वारा। और कहाँ की गई, तो मेडकॉफ हॉल में। और मेडकॉफ हॉल कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी की शुरुआत कब की गई। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की जो शुरुआत की जाती है वह 1891 में की जाती है। कब की जाती है? 1891 में। अब देखिए, इंपीरियल लाइब्रेरी अभी अलग है और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी अलग है। यानी कि अभी जो है, यानी 1891 के समय जो है ना, 2 लाइब्रेरी है। ठीक है, एक तो हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी सीपीएल, और दूसरा इंपीरियल लाइब्रेरी आईएल। ठीक है, या आईपीएल,
या IL बोलिए, इंपीरियल लाइब्रेरी। ये दोनों अलग अलग लाइब्रेरी हैं, दोनों दो जगह चल रहा है, ठीक है, यानी इसका स्थान भी अलग है, दोनों अलग अलग लाइब्रेरी है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की जो शुरुआत होती है ये 1891 में होती है। ये इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में इसकी शुरुआत हो गई, और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो शुरुआत हुई 1836 में हुई। अभी तक ये दोनों अलग अलग लाइब्रेरी है। इसके बाद जो है, और एक और चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, इंपीरियल लाइब्रेरी की शुरुआत किन पुस्तकालयों को मिलाकर की गई? तो सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखिए, एक तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है मेडकॉफ हॉल में पहले से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 1891 का जब समय आता है तो एक नई लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है, और जिसका नाम रहता है इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। और ये इंपीरियल लाइब्रेरी जो है विभिन्न प्रकार के जो सचिवालय पुस्तकालय, सेक्रेटरी लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है? सचिवालय पुस्तकालय। तो विभिन्न प्रकार के जो सचिवालय पुस्तकालय हैं उनको मिलाकर जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो अब दो पुस्तकालय का स्थापना हो चुका है। अब इसके बाद जो है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी आता है, जो कि इन दोनों लाइब्रेरी को मर्ज करके एक लाइब्रेरी बन गया, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, IPL, ठीक है। इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को कब मिलाया गया? ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं कि इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को मिलाकर जो है कलकत्ता इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को मिलाकर जो है एक नई लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम होता है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। बस एक वर्ड इसमें ऐड हो जाता है, कौन सा? पब्लिक, ठीक है, PUBLIC। तो ये हो गया एक नई लाइब्रेरी की स्थापना हो जाती है। तो इन दोनों को लाइब्रेरी को कब मिलाया गया? तो 1902 में जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मिला दिया जाता है, यानी अब दोनों मिलके एक ही लाइब्रेरी है। इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को किसके द्वारा मिलाया गया? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा मिलाया जाता है, ठीक है। और मेडकॉफ हॉल में ही जो है इसका जो है दोनों को मिलाने के बाद इसकी संचालन जो है मेडकॉफ हॉल में ही की जाती है। और मेडकॉफ हॉल को हम लोग आज की क्लास में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देखे, क्या देखे कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की जो शुरुआत होती है वो मेडकॉफ हॉल में ही होती है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेडकॉफ के द्वारा। यानी कि यहाँ पे ठीक से एक बार समझ लेते हैं। एक है CPL कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा हमारा है इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। और ये दोनों लाइब्रेरी जो है इन दोनों को मिला दिया गया, और मिलाने के बाद जो है एक नई लाइब्रेरी बनती है इंपीरियल पब्लिक। CPL कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये मेडकॉफ हॉल में संचालन होता है इसका, मेडकॉफ हॉल है, मेडकॉफ हॉल में। और ये और इंपीरियल लाइब्रेरी का संचालन विभिन्न जो सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी है उसको मिलाकर किया जाता है दूसरे जगह पे। अब क्या होता है कि इन दोनों को जब मिलाया गया तो एक नया नाम आया, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, और इसका संचालन जो है इसी जगह पे, यानी कि ये डिलीट हो गया एक तरह से, और इस दोनों को मिला के जो है संचालन मेडकॉफ हॉल में ही जो है किया जाता है। और कब? तो ईयर है 1902 का, ठीक है। यानी 1902 में जो है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी जो है अस्तित्व में आता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। रूपांजलि थोड़ा लेट से आई हो, लेकिन अभी जो बताया ये क्वेश्चन नंबर 36 का, ये समझ में आया? हेलो।
अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इसको अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की दोनों को जो है किनके द्वारा मिलाया गया, तो ये नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के नाम से एक चीज हम बताए थे, है ना, कर्जन वाचनालय, जो कि हमारा पटना में एक लाइब्रेरी है। कौन सा लाइब्रेरी? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। उसमें जो रीडिंग हॉल है जहाँ पे लोग बैठ के पढ़ते हैं, उस रीडिंग हॉल का नाम भी जो है कर्जन वाचनालय है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है वो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को विजिट करने के लिए आते हैं, और उन्हीं के नाम पे जो है वहाँ का रीडिंग रूम का जो है, हॉल का जो है नाम रख दिया जाता है। और क्या नाम रखा जाता है? तो कर्जन वाचनालय। ठीक है, कर्जन वाचनालय। ठीक है, कर्जन वाचनालय खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कि पटना में है, उसका रीडिंग हॉल का नाम है। तो इस नाम से दो चीज़ याद रह गया, एक इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, दोनों को मिलाया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन के नाम पे जो है पटना में एक खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो है उर्दू उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी का जो है सबसे ज़्यादा पांडुलिपि का स्टॉक जो है इसी लाइब्रेरी के पास है। कौन सी लाइब्रेरी? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। कहाँ है? तो पटना में है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में बोलता है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत किस भवन में की गई? तो ये तो हम लोग देख ही लिए हैं, मेटकाफ हॉल में। 39, इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए कब खोला गया? अब देखिए, दोनों को मिलाया गया है 1902 में। ठीक है, 1902 में जो है दोनों लाइब्रेरी, जो कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी, दोनों को मिला गया। ठीक अगले वर्ष जो है 3 जनवरी के द्वारा लोगों के लिए जो है खोल दिया जाता है। ठीक है, तो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये बन गया, यानी लोगों के लिए हो गया। तो ये पब्लिक वर्ड जो है हमारा, पब्लिक वर्ड जो है ये 1903 में आता है, क्योंकि 1903 में ही जो है ये लाइब्रेरी जो है लोगों के लिए खोला जाता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए कब खोला गया, ये तो देख लिए, 3 जनवरी 1903। क्वेश्चन नंबर 40, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम एवं इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है? अब देखिए, जॉन मैकफार्लैंड जो है ये एक नाम है। और जॉन मैकफार्लैंड कौन थे? तो जॉन मैकफार्लैंड जो है उस समय के तत्कालीन जो है, जो ब्रिटिश म्यूजियम है, और ब्रिटिश म्यूजियम क्या है भाई? तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरीके से इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम है। तो ब्रिटिश म्यूजियम के तत्कालीन लाइब्रेरियन होते हैं जॉन मैकफार्लैंड। ठीक है, उस समय के। और इन्हीं को जो है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का जो है पुस्तकालय अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये चूंकि अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के। ठीक है, और पहले अध्यक्ष सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन मैकफार्लैंड जब यहाँ भारत में लाइब्रेरियन बने, उस समय उस पुस्तकालय का नाम क्या था? इंपीरियल लाइब्रेरी। और इन्हीं के समय में जो है ये लाइब्रेरी है पब्लिक के लिए खोला गया, तो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बन गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि जॉन मैकफार्लैंड जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन है, और
इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन। ये बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आया? अंतिम और पहले भी लिख रहा है, क्या मतलब नहीं समझा। नहीं समझ में? देखिए, हाँ, हम लोग जो है एक चीज देखे हैं। सबसे पहले है हमारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ये आगे चल के बना क्या? इंपीरियल लाइब्रेरी। यही आगे चल के क्या बना? इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी का अंतिम, तो ये लाइब्रेरी का अंतिम, अब ये लाइब्रेरी जो है कब बना? तो 1902 में, 1902। और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी 1903, 30 जनवरी 1903। ये नंबर 39 का आंसर में देखिए, 30 जनवरी 1903 को। तो जब ये जॉन मैकफार्लैंड जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने, तो उस समय ये वर्ष था और ये कंटिन्यू लाइब्रेरियन रहे। तो ईयर चेंज हो गया, और ईयर चेंज हुआ तो नाम क्या बन गया? अब उस लाइब्रेरी का तो नाम बदल गया। तो नाम बदल गया तो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के तो पहले लाइब्रेरियन हो गए ना, और इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन हो गए। लाइब्रेरी वही है, बस लाइब्रेरी का नाम बदल रहा है। और ये 1902 में भी लाइब्रेरियन थे, 1903 में भी थे, 1904, 5 और 7 में जो है ये हट जाते। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो इस समय दोनों में थे, इसलिए हम कहेंगे इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जो है जॉन मैकफार्लैंड है। और जॉन मैकफार्लैंड कौन है? तो ब्रिटिश म्यूजियम के उस समय के लाइब्रेरियन थे। और ब्रिटिश म्यूजियम क्या है भाई? तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो इंग्लैंड का नेशनल लाइब्रेरी का नाम है। अब ये क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर हुआ? संगीता जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आया? हाँ। ठीक है, चूंकि आपका अब्सेंट बहुत हुआ है ना, तो जिसका अब्सेंट हुआ है कम से कम वो लोग जरूर बोलिएगा। रेगुलर वाले का हो सकता है कि क्लियर हो जाए, लेकिन जिनका छूट गया, अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ताकि हम उस स्टोरी को भी रिवाइज कर दें। जैसे अभी इसका बैक स्टोरी को सुनाए, तो ऐसे ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम बताए हैं उसको भी हम बता देंगे यहाँ पे। अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जॉन मैकफार्लैंड कब से कब तक इंपीरियल लाइब्रेरी एवं इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहे? तो आप देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1901 से लेके 1907 तक, 1906 तक जो है, साथ में चूंकि चेंज हो जाते हैं, 1901 से लेके 1906 तक जो है जॉन मैकफार्लैंड जो है इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहते हैं। और 1901 में इस लाइब्रेरी का क्या नाम रहता है? इंपीरियल लाइब्रेरी। और 1902 में जो है, 1903 में इसका नाम चेंज हो जाता है, 1903 में इसका नाम बन जाता है इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। और इस समय भी लाइब्रेरियन कौन है? यही व्यक्ति हैं, क्योंकि 1 से 6 तक ये रहे हैं। 1901 से 6 तक यही थे लाइब्रेरियन। तो इनके समय ही नाम चेंज हो गया, तो दोनों नाम में जो है यही काम किए हैं। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के जो अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, इसलिए जॉन मैकफार्लैंड है। तो जॉन मैकफार्लैंड की जो कार्य अवधि है ये पूछा जा रहा है। तो 1901 से 1906 तक जो है जॉन मैकफार्लैंड इंपीरियल लाइब्रेरी, या यूं कहें इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिनाथ डे। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले जो है जो लाइब्रेरियन हुए वो सभी लाइब्रेरियन कौन है ना, एक ही नाम हम लोग चूंकि इम्पोर्टेंट नाम याद रख रहे हैं, जॉन मैकफार्लैंड। लेकिन जॉन मैकफार्लैंड जो है 1901 से लेके 6 तक ही रहे हैं।
लेकिन कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी देखिए आप, हम लोग जो है जो फर्स्ट स्लाइड में लिखे, देखिए ये रहा। देखिएगा फर्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे देखें कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में, ठीक है, इसका स्थापना हो रहा है। तो 1836 में कोई ना कोई तो लाइब्रेरी हो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 1891, तो ये अलग अलग लाइब्रेरियन रहे, ठीक है। तो इतना सारा लाइब्रेरियन का नाम हम लोग को याद नहीं रखना। जो लाइब्रेरियन का नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर इस पुस्तकालय के फील्ड में जो है कुछ अच्छा काम किया तो उन्हीं का सिर्फ याद रखना है। तो एक नाम जो हम लोग याद रख रहे हैं वो सिर्फ जॉन मैकफार्लैंड का है, क्योंकि जॉन मैकफार्लैंड जो है ब्रिटिश म्यूजियम यानी इंग्लैंड का नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन होते हैं, इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ही नाम याद रखें। उसके बाद जो भारतीय नाम आया सबसे पहला, वो था हमारा क्या, हरिनाथ डे, ठीक है। भारतीय नाम हमारा सबसे पहले आया हरिनाथ डे। तो हम कहेंगे कि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के जो है प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो हरिनाथ डे। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन हो गए, तो हरिनाथ डे हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन जाते हैं, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष। अब देखिए, चूंकि अंतिम कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद लाइब्रेरी तो बंद नहीं हुआ है ना, इसके बाद क्या हो रहा है, लाइब्रेरी का नाम फिर चेंज हो रहा है, और इस बार नाम चेंज होके क्या बन रहा है, नेशनल लाइब्रेरी, है ना। जो हमारा वर्तमान नाम है नेशनल लाइब्रेरी, ये हो रहा है। तो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी कब बना, तो हमारा देश का जब आज़ादी हो गया 1947, इसके बाद जो है इस लाइब्रेरी का नाम जो है नेशनल लाइब्रेरी पर जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो इसी समय का जो है हम लोग जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनके बारे में, यानी उनका नाम पूछा जा रहा है। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, तो खान बहादुर खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, ठीक है, खान बहादुर खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। एक और चीज़, ये नाम जो है आप लोग जब नोट किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे नोट करा दिए हैं KM असदुल्ला खान, ठीक है। तो उस नाम को थोड़ा चेंज करिएगा, ये नाम लिख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको चेंज करके ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे वहाँ पे। अब देखिए, इसमें जो नाम है खान बहादुर, ये इनका टाइटल है। खान बहादुर क्या है, इनका टाइटल है। खान बहादुर जो टाइटल है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनको दिया गया था, ठीक है। और ये कब दिया गया, ये लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है खलीफा मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है खान बहादुर की उपाधि दी गई, और कब, तो 1935 में। ये ईयर को याद रखने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले इनका जो तारे अवधि है उसको देख लेते हैं। तो खान बहादुर खलीफा मोहम्मद अब्दुल्ला, ये जो है इंपीरियल लाइब्रेरी बोले या इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, एक्चुअली इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन रहे हैं वो 1933 से लेके 1947 तक, 1933 से लेके 1947 तक। अब देखिए 47 के बाद जो है ये, चूंकि इस लाइब्रेरी का नाम बदल गया, नेशनल लाइब्रेरी हो गया, तो हम लोग कहेंगे 1933 से लेकर 47 तक तो ये हुए। और जब ये लाइब्रेरियन बन जाते हैं, ठीक है, 1933 में, इसके बाद 1935 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनको खान बहादुर की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स जो है यह किनके द्वारा चलाया गया है, तो इनके द्वारा ही, चूंकि खान बहादुर ही उस समय के लाइब्रेरियन हैं,
ठीक है, खान बहादुर खलीफा मोहम्मद असदुल्ला, यही उस समय के लाइब्रेरियन है। तो इन्हीं के द्वारा, जो लाइब्रेरियन है उन्हीं के द्वारा जो है लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उस लाइब्रेरी में चलाया जाता है। तो लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यह 1935 से 45 तक ही चलता है, 47 तक नहीं। यह लाइब्रेरियन तो 47 तक रहे, लेकिन 45 में ही जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वो क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो 35 से यानी 33 में ये आए, तो ठीक 2 साल बाद, तो 2 साल बाद हो गया 1935। और जब वो लाइब्रेरियन से हटे 1947, इसके 2 साल पहले 1947 आने के 2 साल बाद जो है लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किए, और जाने के 2 साल पहले जो है ट्रेनिंग कोर्स है बंद कर दिए। ठीक है, तो ये एक ईयर याद रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो है ट्रेनिंग कोर्स वाला भी ईयर याद हो जाएगा। यानी आए तो उसके 2 साल बाद ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट कर दिए, जब गए थे 1947 में तो उससे पहले 2 साल पहले ही जो है ये ट्रेनिंग कोर्स जो है बंद कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो है आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, खान बहादुर की उपाधि किनके द्वारा दी गई। तो ये खान बहादुर की उपाधि ये तो हम लोग पहले ही देख लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई और 1935 में दी गई। ठीक है, आज कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का जो नाम है, इस नाम को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका कम से कम सबसे पहले तो नाम समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नाम का हम लोगों को कोई बताएगा कि सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था। ये जो यहाँ हमारा चैप्टर का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी सूचना समाज, ठीक है, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया, देश का नाम जो है। कोई बताएगा? नहीं याद है, कोई बात नहीं है, कॉपी उलटिए, बस देख के बताइए। कम से कम इतना याद होना चाहिए कि ये आंसर किस पेज में लिखा हुआ है। अच्छा, आज आवाज कंटिन्यू जा रहा है या कट कट के जा रहा है? ठीक आ रहा। अच्छा ठीक है, क्योंकि इससे पिछले क्लास में आवाज और वीडियो कट रहा था। चलिए कॉपी उलट के बताइए जल्दी से। देश का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम? यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया, देश का नाम पूछा है। नहीं, जापान। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग जो है जापान के लिए किया जाता है। सूचना समाज का प्रयोग सबसे पहले जापान के द्वारा किया गया था। ठीक है, और भारत में जो है नहीं, और एक पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो है, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या दिया गया, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन साइंस दिए पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो रहा है। हाँ यही तो हम लोग लिखे हुए हैं। अच्छा, और एक और जो है हमारे होंगे मार्टिन वेलिवर हेस्टिंगर, इनके द्वारा। क्या बोले? मार्टिन वेलिवर हेस्टिंगर जो कि पादरी रहते हैं एक चर्च के, इनके द्वारा एक शब्द जोड़ा जाता है, वो शब्द क्या है? लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस। और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी क्या जोड़ा? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन। यानी एक वर्ड पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से एक वर्ड को जोड़ रहा है इंफॉर्मेशन, और साइंस वर्ड तो जो है वो हमारे जो पादरी हैं
मार्टिन वेलीवोर्ड एस्टिंगर, इनके द्वारा ही जोड़ा गया। मतलब एक एक वर्ड करके जोड़ा है। जैसे सबसे पहले लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी लैटिन वर्ड से LIBRARY, ठीक है। ये वर्ड फिर आगे चल के चेंज हो गया, लाइब्रेरी साइंस बना, लाइब्रेरी साइंस बना, ठीक है। ये वर्ड फिर आगे जाके चेंज हुआ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, ठीक है। तो ये एक ही वर्ड है जो समय समय पे उसमें कुछ कुछ जो टर्म है वो जोड़ा जाता है। तो एग्जाम में जो है क्या होगा कि हो सकता है कि आपको ये फर्स्ट वाला टर्म जो है लाइब्रेरी 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 एक्चुअली तीनों में है, तो ये ना दे, वो सीधा पूछ ले कि पुस्तकालय विज्ञान में विज्ञान शब्द, ये जो विज्ञान शब्द है किन के द्वारा जोड़ा गया। फिर इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन फिर पूछ लेगा, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द, अब सिर्फ इस वर्ड को पूछेगा, क्योंकि बाकी वर्ड साइंस पहले से आया हुआ है, लाइब्रेरी पहले से आया हुआ है, तो सिर्फ एक ही वर्ड को पूछ लेगा कि सूचना शब्द जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये साइंस शब्द जो है पादरी है हमारे मार्टिन वेलीवोर्ड एस्टिंगर, और सूचना शब्द जो है हमारा पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। और एक और चीज हम बताए थे, सूचना समाज, सूचना समाज किसे कहते हैं, सूचना समाज, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या बोलेंगे, डिफर करेगा आपको वहां पे एग्जाम में ऑप्शन पे। तो सूचना समाज से क्या समझते हैं, हम पढ़ाए भी है कि नहीं, सबसे पहले तो कम से कम ये, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह दे। नहीं नहीं, इसको तो बोलेंगे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ठीक है। किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन बोलेंगे या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बोलेंगे। यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, समाज का मतलब सोसाइटी। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो वर्ड है इससे क्या समझ में आता है, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसा समाज जहाँ पे सूचना का प्रयोग जो है अधिक से अधिक किया जाता हो, यानी कि वो समाज जो है सूचना पे जो है डिपेंडेंट हो, ठीक है। जैसे कि हमारा आज का आधुनिक समाज जो है, हम लोग यहाँ पे आज जो क्लास कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को जो है सूचना पहुँचा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी खास टॉपिक से रिलेटेड, किसी खास क्या बोले चैप्टर से रिलेटेड, है ना। तो ये सूचना का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है। तो हमारा जो आधुनिक समाज है ये सूचना पे डिपेंडेंट है, इसलिए जो भी सोसाइटी सूचना पे अधिक से अधिक डिपेंडेंट होता है उस सोसाइटी को सूचना समाज कहते हैं। क्या कुछ पूछना है क्या? ऐसी पूछना था कि एक क्वेश्चन था जिसमें आप बोले इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम एवं इंपीरियल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी के पहले जो है जॉन मैक्सवेल, हाँ ठीक है। उसी में एक और क्वेश्चन बताए जिसमें हरिनाथ देव जी थे। हरिनाथ तो डे हरिनाथ जो, दे जो हाँ 1907 में जो बने, हम्म, क्वेश्चन ये था कि 1907 में तो हरिनाथ दे आ गए, हाँ तो अंतिम वो कैसे रहे। एक और चीज, क्वेश्चन ये हरिनाथ दे में ये क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उसमें जॉन मैकफार्लेन में अंतिम क्यों हो गया फिर? ये क्योंकि उस क्वेश्चन समय भी था, इंपीरियल लाइब्रेरी है, अभी भी इंपीरियल लाइब्रेरी है। एक सेकेंड एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे इंपीरियल लाइब्रेरी कब है,
तो दोनों इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को मिलाया गया 1902 में। ठीक है, इसके पहले तो इंपीरियल लाइब्रेरी नाम है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम एवं इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष। तो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के तो ये प्रथम है ही। इनका जो ड्यूरेशन है, कार्य अवधि क्या, 1901 से लेके 1906 तक, 1906 तक। ठीक है, और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बना कब, तो 1903 में। तो 1903 जो है, 1903 में तो यही लाइब्रेरियन है, तो पहले तो हो ही गया ना ये, क्योंकि ये 1901 से 6 तक काम किए, तो हो यानी लाइब्रेरी के नहीं हुए। अब आते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी पे। तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो है 1903 में, तो अब इसका नाम बदल गया ना। ये देखिए यहाँ पे ऐसे देखो, 1903 एक ईयर है, समझ गए, इंपीरियल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी। हाँ 1903 जो एक ईयर है, इसके पहले, तो इसके पहले जस्ट पहले अगर कोई डेट अगर हम सपोज कर लेते हैं, जैसे 1902, तो 1902 में जो लाइब्रेरियन होंगे वो अंतिम होंगे। ठीक है, 1903 तक, यानी जिस डेट तक, ये 30 जनवरी 1903, तो 30 को कर देते हैं 29 जनवरी, तो 29 जनवरी तक जो है इसका नाम क्या है, इंपीरियल लाइब्रेरी है, अभी पब्लिक नहीं बना है, इंपीरियल लाइब्रेरी है। 29 जनवरी को कौन है लाइब्रेरियन, कौन है 29 जनवरी को, यही जॉन मैकफार्लैंड ही तो है। तो अंतिम हुए कि नहीं इंपीरियल लाइब्रेरी के। और फिर 30 जनवरी क्या हो गया, पहला दिन हो गया किस लाइब्रेरी का, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का। तो 30 जनवरी को भी तो जॉन मैकफार्लैंड ही है। समझ में आया? ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन किस पे थे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे, सूचना समाज पे थे ना। एक सेकेंड आते हैं। सूचना समाज, तो सूचना समाज से हम लोग समझ गए कि ऐसा समाज जहाँ पे सूचना का जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, उस सोसाइटी को सूचना समाज कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन वर्ड का जो है हम लोग बेसिक देखते हैं। ऐसे ये एक पूरा चैप्टर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर का नाम समझ रहे हैं। ठीक है, और एक पूरा चैप्टर है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो हम लोग देखेंगे आगे थ्योरेटिकल जब पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका नाम समझ रहे हैं। तो इसको एक ट्रायंगल पिक्चर बना लेते हैं। ये ट्रायंगल जो है ना, एक आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये बेस है ट्रायंगल। ठीक है, जिसपे ये पूरा का पूरा पिरामिड बोलिए, ट्रायंगल बोलिए, ये पूरा का पूरा जो है इस पे डिपेंडेंट है, इसके आधार पे। तो सबसे ग्राउंड वाला जो आता है, ठीक है, सबसे ग्राउंड में होता है डाटा, DAT। ठीक है, इसके बाद जो आता है डाटा से हम लोगों जो है सूचना बनाते हैं, इंफॉर्मेशन, INFORMATY। ठीक है, और इंफॉर्मेशन से जो है हम लोगों को मिलता है, वो मिलता है नॉलेज, KNOWLEDGE। ठीक है, नॉलेज। और नॉलेज से क्या मिलता है, बुद्धि, यानी विजडम, WISDY, यानी ज्ञान से बुद्धि आती है। ठीक है, ज्ञान और बुद्धि दोनों दो चीज़ है। ठीक है, ज्ञान अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है। जैसे कि हम लोग इन सभी वर्ड को जो है समझेंगे। वैसे नॉर्मली अगर किसी को बोलिए कि ज्ञान क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, जैसे अभी यहीं पे सब लोग हैं, किसी से पूछते हैं, किससे पूछे, अनुराधा तुम ही बताओ, ज्ञान और बुद्धि, नॉलेज और विजडम में क्या अंतर हो सकता है? ये कॉमन सेंस का कुछ, ये कोई चैप्टर का नहीं है, चैप्टर के अलावा भी है।
मतलब कॉमन सेंस से बताना है कि ज्ञान क्या होता है, बुद्धि क्या होता है। कोई और, कोई भी ऐसे से ज्ञान नहीं। जो पुस्तक से प्राप्त किया जा सकता है, और बुद्धि जो है सो सामाजिक ज्ञान होता है, सामाजिक। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कहीं से भी ज्ञान, देखिए हम लोग का जो दो तरीके का शिक्षा मिलता है, एक बोलते हैं औपचारिक शिक्षा और एक बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। दो तरह के शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा, ठीक है, और एक दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। यहाँ पे औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक जो है, मास्टर डिग्री, पीएचडी, जो भी हम लोग किसी विद्यालय या किसी संस्था में जाकर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी भी तरीके का, ठीक है, चाहे कोई स्टूडेंट जो है म्यूजिक क्लास ज्वाइन करता है, तो यह भी जो है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वो फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, कोई टीचर जो है उसको गाइड कर रहा है या सिखा रहा है, जिस फील्ड का वो ज्ञान लेना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, तो यह औपचारिक शिक्षा में आ गया। अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा को बोलते हैं जहाँ पे हम लोगों को जो है ट्रेडिशनल जो शिक्षा का माध्यम है उससे अलग हटके, जैसे कि अभी तुम्हारा आंसर आया समाज से, तो समाज से जो हम लोग ज्ञान लेते हैं यह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो दोनों का दोनों जो है शिक्षा ही है, ठीक है, यानी समाज से जो हमको मिला यह भी शिक्षा ही आएगा, ठीक है, और जो स्कूल में हम लोग पढ़े ये भी शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। नॉलेज और विजडम दोनों अलग अलग टर्म है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक जो वर्ड है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आता है डेटा, ठीक है। डेटा जो है एक तरह का जो है रफ वर्ड बोल सकते हैं, है ना, कचरा। कचरा जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पे सब लोग प्रेजेंट हैं, मान लेते हैं कि सबका जो है क्या बोले हाइट लिख रहे हैं, ठीक है, तो कोई 5 फीट 2 इंच का है, 5 फीट 2 इंच, कोई 5 फीट का है, कोई 5 फीट 4 इंच का है, ठीक है, 5 फीट 4 इंच का है, ठीक है, कोई 5 फीट 1 इंच का है, ठीक है। तो ये रैंडम डेटा हो गया, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई डेटा आ जाए और आपके पास 1000 टोटल जो है, आप ऐसे करके लिखते चलेंगे, ठीक है, तो आगे पीछे लिखाता चला गया, तो इसको बोलेंगे डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यानी कि आपको बैठा दिया गया एक चेयर पे और 1000 आदमी जो है लाइन में खड़ा है या फिर भीड़ लगाए हुए, और आपको सिर्फ ये बोला गया कि ऐसा कीजिए कि सभी व्यक्ति का हाइट जो है आप कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। तो एक एक करके जो है सबको बुलाया गया, और जो है जो स्टूडेंट जो है आप लोग में से कोई भी व्यक्ति जो चेयर पे बैठे हुए हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं कि उसका हाइट जो है लिख रहे हैं। हाइट लिखते चले गए 1000 का लिख लिया। अब लिखने के बाद जब सारा हाइट लिखना खत्म हो गया, तो फिर हम आगे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा हाइट जो है कितना है, ठीक है। तो शायद जो है आप नहीं बता पाए, ठीक है, अगर याद रहा तो बता दीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं बता पाइएगा। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो डेटा है वो अभी रफ वर्क में है, ठीक है, यानी उससे इंफॉर्मेशन जो है नहीं निकाला जा सकता है, तो अरेंज वे में नहीं है। लेकिन अगर इसी डेटा को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेते हैं, इसके बाद फिर से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए सबसे ज़्यादा हाइट किसका है, या फिर सबसे ज़्यादा हाइट जो है कितना है, तो फटाक से आंसर आ जाएगा। सबसे कम हाइट कितना है, ये भी फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन एवरेज हाइट कितना है, तो फिर डेटा को फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी एवरेज हाइट निकालने के लिए फिर आप क्या कीजिएगा, फिर सबका सम कीजिएगा और फिर डिवाइडेड बाई 1000 कीजिएगा, और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा एवरेज हाइट आएगा। यानी कि डेटा को जो है
जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके आधार पे इस पे कोई प्रोसेस करेंगे, कोई काम करेंगे। समझ में आया? तो जो हमारा रफ है ना डाटा है, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं वर्ड यूज करेंगे, डाटा यूज करेंगे, तो जो हमारा रफ है वर्क है ये डेटा हो जाएगा। और जब इसी रफ वर्क को किसी इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें से कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, एवरेज हाइट क्या है, हाईएस्ट हाइट क्या है, लोएस्ट हाइट क्या है, सबसे ज़्यादा हाइट जो है, सबसे ज़्यादा हाइट नंबर ऑफ पीपल में किसका है, जैसे 5 फीट 3 इंच वाले 1000 में से जो है 300 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक नए तरीके से जो है, नए तरीके का इंफॉर्मेशन हमको आ गया। 5 फीट 2 इंच वाले 200 व्यक्ति हो गए, 5 फीट वाले जो हैं वो हमारा 100 व्यक्ति हो गए। तो इस तरीके से जो है डेटा को हम अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे, या फिर उस पर कोई प्रोसेस करेंगे, कोई काम करेंगे, जिससे कि उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आए, सूचना निकल के आए। तो अब डेटा इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा अंतर समझ में आया होगा कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। डेटा एक रफ वर्क है, जबकि इंफॉर्मेशन उसी रफ वर्क को जो है किसी खास तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं, जिससे कि हम लोगों को उस संबंधित डेटा से कुछ न कुछ जानकारी निकल के आए, तो उसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला वर्ड हमारा आता है नॉलेज, जो कि इंफॉर्मेशन पे टिका हुआ है। ये सब चेन प्रोसेस है, एक दूसरे पे टिका हुआ है। यानी कि अगर नीचे से डेटा को डिलीट कर दिया जाए तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम सब ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो सभी चीज़ों का जो है बेस हमारा डेटा ही है। ठीक है, अब नॉलेज पे आते हैं कि नॉलेज क्या होता है। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट है। जैसे कि इंफॉर्मेशन डेटा पे डिपेंडेंट था, वैसे ही नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है। अब कैसे? तो हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को जो है आज के क्लास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक जो है बहुत सारी बातें जो है आपको दिया गया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया आपके लिए। ठीक है, एक अरेंज वे में जो है आप तक जो है मेरे द्वारा जो है सूचना पहुंचाई गई। लेकिन क्या कितनों को जो है इन सभी सूचना जो है माइंड में याद हो गया? बताइए। 100% हमारी बात जो है क्या सभी को याद हो गया? नहीं, इसका कुछ पार्ट जो है, किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 40%, अपने अपने ब्रेन का जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार जो है मेरी बात जो है आपके ब्रेन तक पहुंची, यानी याद हुई। ठीक है, तो ये जो 20% है आपके लिए जो है नॉलेज हुआ, जबकि 100% जो है ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था। समझ में आया? कोई कुछ नहीं बोल रहा है आज तो, चूंकि नया क्लास है ये, तो आज भी जो प्रेजेंट है वो भी बता सकता है। रूपांजलि, किसी को कुछ नहीं समझ में आया? अभी हम क्या बताएं? इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस करके बताते। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस समझ में आया? थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके, ठीक है, कंफ्यूजन है तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। एक तो एग्जाम्पल हम ये लें कि हम आपको जो अभी बता रहे हैं ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्लास एंड होने के बाद हर इंसान के ब्रेन में अलग अलग जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। ठीक है, किसी के लिए 20, 30, 40, 50, किसी के लिए 100% तो खैर नहीं होता है एक बार में। तो अलग अलग लेवल पे जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो रहा है वो आपके लिए नॉलेज है। ठीक है, जो आज हम लोग सीखे, जैसे एक सिंपल सा एक लेते हैं, सूचना समाज की उत्पत्ति किस देश में होती है? जापान। ठीक है, अगर ये जो है ये क्या हो गया आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन था, लेकिन यह 100% जो है कन्वर्ट हो गया आपके नॉलेज में। ठीक है, लेकिन यही ईयर ले लेते हैं
जो हम लोग ईयर 1902 इंपीरियल लाइब्रेरी का, है ना, इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना बोलेंगे, जो कि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, जब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी दोनों को मिला दिया जाता है, ये ईयर है 1902। तो ये जो है कुछ में याद हुआ होगा, कुछ के नहीं याद होगा, कुछ लोग जो है फिर कॉपी को रिवाइज करेंगे तो आएगा। तो इंफॉर्मेशन को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो नॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यानी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है वो धीरे धीरे जो है स्टोर होते हुए समय के साथ नॉलेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो याद हो जाता है, एक तरह से हम बोले, यानी हमारे समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। तो वो हो गया इंफॉर्मेशन। अब इसका अगला जो टर्म था वो हमारा क्या था? नॉलेज विज, डिलीट कर दिया, ठीक है, हम फिर से लिख देते हैं। सबसे नीचे था डेटा, ठीक है, इसके बाद था इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर था इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज, ठीक है, और नॉलेज के बाद जो आता है विजन। अब देखिए, है ना, एक 3 इडियट्स मूवी सब देखा होगा, यहाँ जितना भी प्रेजेंट है 3 इडियट्स सब देखा होगा, तो हम एग्जांपल वहीं से लेते हैं। 3 इडियट्स मूवी में जो है ना, कौन होता है? आमिर खान, क्या नाम रहता है उसका? रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचर, बहुत बड़ा लंबा नाम होता है। जब वो कॉलेज फर्स्ट टाइम विजिट करता है तो उस समय कॉलेज में रैगिंग चल रहा होता है। रैगिंग चल रहा होता है तो उस समय रैगिंग में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, आमिर खान आता है और उसको जो है ना, उसके लिए भी जो सीनियर्स है रैगिंग उसको करने लगते हैं। तो उसके बाद वो एक रूम में जो है ना, अपने जो रूम है उसमें बंद हो जाता है। बंद होने के बाद जो है, अब यहाँ पे विजडम देखिए क्या है कि साल्ट वाटर, वहां पे एक लाइन आता है ऐसे, साल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, LECTRICI, ठीक है। ये वर्ड जो है उसका दोस्त बोलता है कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साले ने अप्लाई किया, है ना, वो चम्मच लेके जो है वो उसको करंट लगाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, यही विजडम में कन्वर्ट हुआ। यानी नॉलेज तो सभी स्टूडेंट के पास था, ठीक है, नॉलेज सभी के पास होता है, पर उस नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं। तो वो नॉलेज जो है ना, जब हम लोग अपने तरीके से अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं बुक में कहीं लिखा हुआ था कि तुम ऐसा करना, ऐसा कंडीशन आएगा तो तुम ऐसा करना, है ना, वो आमिर खान कहीं बुक में ऐसा नहीं पढ़ा था। उसने अपना विजडम दिखाया और उस प्रॉब्लम से, वो रैगिंग से जो है वहां पे छुटकारा पाता है। तो उसने बुक में क्या पढ़ा था कि साल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि यूरेन में जो है यूरिया होता है और यूरिया जो है वो साल्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये उसने क्लास में पढ़ा और यहाँ पे उसने अप्लाई किया, तो ये विजडम हो गया। तो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, इन सभी वर्ड में जो है कुछ कुछ डिफरेंस जो है सबको समझ में आया होगा। किसी को ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल चेंज करके जो है उस टर्म को समझा देंगे और फिर इस क्लास को एंड करेंगे। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, इन चारों वर्ड में से कोई वर्ड ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो तो हम एग्जाम्पल चेंज करके उस वर्ड को फिर से समझा देंगे। फिर ये बहुत बुरा बीमारी है सबका, हाँ ना जरूर बोलिए, ठीक है। नहीं, कौन सा इसमें से, चारों में से कौन सा वर्ड नहीं आया? डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम में से कौन सा नहीं आया कि चारों नहीं आया? रुकिए, हम एक एक करके पूछ ही लेते हैं। शिवानी, शिवानी, सबसे पहले हमको ये बताओ डाटा क्या होता है? शिवानी लेफ्ट हो गया।
अब संगीता जी, अब आप लेफ्ट मत हो जाइएगा। डेटा क्या होता है? कुछ भी जो माइंड में आया हो, नहीं तो हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताएंगे। डेटा जो है एक रॉ मटेरियल है, किसी भी इंफॉर्मेशन का एक बेसिक है, एक आधार बोल सकते हैं। जब कोई भी चीज़ जो है रैंडमली हमारे पास इकट्ठा होता है तो वो डेटा के फॉर्म में इकट्ठा होता है, ठीक है। और फिर जब हम उस डेटा पे कोई काम करते हैं, एक सबसे सिंपल है ना, यहाँ पे सब लेडीज है, सब चाय बनाना जानता है, तो हम लोग एग्जाम्पल चेंज करके चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चाय में जो है आपके पास क्या क्या है? मिल्क, वाटर, ठीक है, टी लीव्स, टी लीव्स, ठीक है, मिल्क, वाटर, टी लीव्स, शुगर, ठीक है। ये आपके लिए डेटा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अभी रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है। अब इस सभी चीज़ों पे आप एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं। PROCESS, प्रोसेस मतलब कार्य, जो भी काम आप करते हैं, कार्य, ठीक है। कौन कौन सा काम किया आप? तो चाय, चाय पत्ती, ये सब को जो है आप क्या कर रहे हैं? गैस चूल्हा पे सस्पेन में चढ़ा के जो है गैस चूल्हा पे आप उसको चढ़ा रहे हैं, ठीक है, और चाय बना रहे हैं। तो ये एक कार्य किए, एक काम किया, कुछ प्रोसेस किए, किस चीज़ पे? तो जो आपके पास कच्चा सामान था, कच्चा सामान इन द सेंस जो आपके पास मिला। क्या क्या मिला आपको? तो दूध दिया गया एक बोतल में, एक बोतल में पानी दिया गया, एक डब्बा में चाय पत्ती और एक डब्बा में चीनी दिया गया। तो ये आपके पास ये सब रॉ मटेरियल हो गया, और इस पे आपने कुछ कार्य किया, और कार्य करने के बाद जो है आपके पास जो रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को बोलेंगे इंफॉर्मेशन। अब समझ में आया डेटा और इंफॉर्मेशन में कुछ अंतर? संगीता जी, हाँ। ठीक है। तो यानी डेटा जो है हमारा रफ चीज हो गया, ठीक है, और उस पे हम लोग कोई सा भी काम करते, जैसे अभी हम लोग इससे पिछले एग्जाम्पल में काम किए थे, कौन सा? तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे, जिससे कि हमको ये पता चल गया कि सबसे कम हाइट जो है कितना है, सबसे हाईएस्ट हाइट कितना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तो पता चल जाता है। यानी हम लोग उसी डेटा को अलग अलग प्रोसेस करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, जिससे कि जो है हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर ठीक इसी तरीके से जो है हम एक और एग्जांपल लेते हैं, खाने का ही सामान में, सबको आसान होगा याद समझना। दूध ले लेते हैं एक और से, MIL, ये गड़बड़ हो गया, MIL के। अब ये दूध क्या हो गया? डेटा हो गया। किसके लिए? दूध डेटा हो गया पनीर के लिए, PANER। दूध डेटा हो गया किसके लिए? दूध से पनीर बनेगा, दूध से दही बनेगा, है ना, कर्ड, CURD। दूध से और क्या बनेगा? मिठाई बनेगा, ठीक है, SWEETS, स्वीट्स। तो मिल्क जो हो गया, ये क्या हो गया? डेटा हो गया। जबकि पनीर, दही, मिठाई, ये सब इंफॉर्मेशन हो गया। कैसे इंफॉर्मेशन हुआ? तो इस दूध पे पनीर बनाने के लिए आप कुछ प्रोसेस कीजिएगा। क्या दूध से दही बनाने के लिए वही प्रोसेस करेंगे जो पनीर बनाने के लिए किए थे? बताइए, क्या दूध से पनीर जैसे? नहीं, है ना। यानी पनीर बनाना, दही बनाना, मिठाई बनाना, इन सभी कार्य के लिए जो है हम लोग का प्रोसेस अलग होगा, और डेटा हमारा क्या है? सेम एक ही चीज पे हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। किसके लिए? अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आया? यानी सेम डेटा पे हम लोग अलग अलग प्रोसेस किए, जिससे कि हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस डेटा से वो इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, ठीक है। हम लोग को पनीर चाहिए तो पनीर वाला प्रोसेस करेंगे, दही चाहिए तो दही वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और मिठाई चाहिए तो मिठाई वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और डेटा हमारा सेम है, मिल्क।
ठीक है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन वर्ड में तो डिफरेंस हमको लगता है कि अब आ जाना चाहिए समझ में। अब इसके बाद जो है देख, शिवानी ज्वाइन की, शिवानी समझ में आया अब? डेटा और इंफॉर्मेशन समझ में आया, कुछ अंतर अब नहीं हुआ ना? तो क्लास के बाद है ना चाय बना के पी लेना। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा? डेटा, इंफॉर्मेशन, और इसके बाद जो है हम इंफॉर्मेशन से क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन से क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। अब नॉलेज पे, नॉलेज और विजडम का तो कितना अच्छा एग्जांपल बताया आमिर खान वाला कि साल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नमकीन पानी है वो बिजली का जो है अच्छा सुचालक होता है। तो ये सब ने पढ़ा है और फिर अप्लाई जो है आमिर खान करता है। तो वो आमिर खान जो है ना उसी नॉलेज का जो है इस्तेमाल किया अपने तरीके से, तो वो विजडम के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे एक सिंपल सा चीज़ बोलते हैं, मेरे पास जो है अभी आपको जो है मेरा जो पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये पिक्चर जो है मोबाइल से एक्चुअली रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है? तो मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है हम किस चीज़ में किए? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? यानी कि खुद का पिक्चर रिकॉर्ड करने के लिए जो है हम फ़ोन का इस्तेमाल किए। तो फ़ोन का इस्तेमाल जो है सब लोग किसके लिए करते हैं? बातचीत के लिए, नॉर्मली फ़ोटो खींचने के लिए। क्या फ़ोन का इस्तेमाल कहीं लिखा हुआ है कि पढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया? विजडम हो गया। यानी कि एक ही प्रोडक्ट का जो है हम लोग अपने अपने तरीके से, अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन का इस्तेमाल आप भी वैसे ही करते होंगे। सबका फ़ोन का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीका, उद्देश्य सब अलग अलग होता है, ठीक है? तो ये कैसे अलग अलग हो गया? तो विजडम के आधार पे, यानी कि आपका ब्रेन जो है उस सामान का उस तरीके से उपयोग करना जानता है जिस तरीके से मेरा दिमाग नहीं जानता है ना? तो ये हो गया विजडम, ठीक है? तो किसी भी इंफॉर्मेशन का जो है या किसी भी नॉलेज का जो है ना, किसी भी नॉलेज का जो है इस्तेमाल जो है अपना बुद्धि से, है ना? विजडम जो है अलग अलग आदमी का, कैसे बोलते हैं, ये आदमी ना बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन बुद्धि थोड़ा सा भी नहीं है। मतलब पढ़ लिख बहुत लिया लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये नहीं आता है, ठीक है? तो यानी कि उसके अंदर विजडम नहीं है। नॉलेज तो है पर विजडम नहीं है, ठीक है? तो आज का क्लास में हम लोग जो है 4 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जो है देखे, ठीक है? जो चारों इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है आज के चैप्टर के नाम से रिलेटेड था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इंफॉर्मेशन वर्ड जो है बीच का वर्ड है एक्चुअली। इसके नीचे में जो बेस है वो हमारा डेटा है, बीच का वर्ड इंफॉर्मेशन है, इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज, और सबसे ऊपर जो है वो हमारा विजडम। तो आज का चैप्टर का नाम हम लोग क्लियर कर लिए हैं। कुछ पूछना है संगीता जी? पूछ लीजिए कुछ। आज का चूंकि आज ही कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद जो है ना त्योहार का मौसम है तो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब रहेगा। फिर छठ पूजा के बाद जो है क्लास फिर हमारा रेगुलर हो जाएगा, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव हमको नहीं लगता है कि बहुत कम बचेगा। ऑब्जेक्टिव अभी आया नहीं है कलेक्ट होके आप लोगों के पास से, तो आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करके दीजिएगा तो फिर हम उसमें देखेंगे कि कोई कोई नया वर्ड है ना। जैसे कि अभी एक इन्फॉर्मेशन वर्ड आया, इसमें इतना लंबा 15-20 मिनट का क्लास चल गया एक ही सिंगल वर्ड इन्फॉर्मेशन पे, हम लोग उसका बैक आगे पीछे सब कुछ समझ गए। तो ठीक इसी तरीके से जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके लाइएगा तो आंसर तो सीधा बुक में लिखा हुआ है, वो आपको भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर के पीछे का अगर कोई स्टोरी होता है या फिर उस वर्ड को समझाने के लिए कुछ नया तरीका हो सकता है तो वो हम कर देंगे। तो इसके लिए आप लोगों का काम है कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव जो है वो कलेक्ट करके ग्रुप में भेजिए, ठीक है?
और फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो केवल एक ही क्लास चलेगा, ऑब्जेक्टिव कलेक्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव पे और भी क्लास जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो चलेगा। और साथ ही साथ इसी तरीके से एक एक कोई टर्न को जो है हर दिन जो है ऑब्जेक्टिव के साथ जो है हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।